Hello guys, my name is Sayyid Mohammad Hassan and today in this lecture I will going to teach you about the for each loop in Java programming for Android development। तो इस लेक्चर में मैं बात करूंगा फॉर ईच लूप के बारे में। तो इस लेक्चर के जो लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हम समझेंगे कि किस तरीके से हम फॉर ईच लूप को एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं एरेज की प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि हम एरेज को किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं आसानी के साथ बाय यूजिंग फॉर ईच लूप। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे कि डिफरेंसेस क्या हैं एक नॉर्मल फॉर लूप के और फॉर ईच लूप के दरमियान। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद लिमिटेशंस क्या हैं फॉर ईच लूप की, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम उन केसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक नॉर्मल फॉर लूप जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए, फॉर ईच लूप के बजाय जो एक नॉर्मल फॉर लूप है वो इस्तेमाल होना चाहिए, यानी वो यूज़ करना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर डेटा इन जावा द फॉर ईच लूप। नाउ सबसे पहले मैं बात करता हूँ एरे की प्रोसेसिंग के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको एक मेथड बताया है एरे ट्रैवर्सल का कि ये क्या काम कर रहा है, ये एक्सेस कर रहा है हर एलिमेंट एरे का। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल फॉर लूप इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने एक काउंटर वेरिएबल इस्तेमाल किया है इंटीजर, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज करवाया और असाइन कराई वैल्यू 0, और इसके बाद ये कहाँ तक चलेगा, ये जो एरे की लेंथ है उस तक ही चलेगा। ठीक है, और इंक्रीमेंट होता रहेगा 1 by 1। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं कोई भी स्टेटमेंट्स दे सकता हूँ और कोई भी काम परफॉर्म करवा सकता हूँ एरे की प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नॉर्मल तरीका था जो कि अभी तक हमने पढ़ा एरे को प्रोसेस करने का। अब इसमें जो एग्जांपल्स थी वो क्या थी कि हम एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं एरे के अंदर, जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं एरे को प्रोसेस करवा के बाय यूजिंग फॉर लूप। हम कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करवा सकते हैं जो कि एरे के अंदर मौजूद हो फॉर लूप को इस्तेमाल करके। हम सम या प्रोडक्ट जो है वो कंप्यूट करवा सकते हैं और वगैरह वगैरह। तो ये सारे एक जनरल एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट की हैं, जो कि हम एरे को प्रोसेस करवा के यानी कंप्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब फॉर ईच लूप के बारे में बात करते हैं। जावा एडेड अनदर लूप कंस्ट्रक्ट दैट कैन सिंप्लीफाई सम एरे लूप्स। तो जावा के अंदर जो है एक और लूप मौजूद है जो कि सिंप्लीफाई कर देता है, हल कर देता है कुछ एरे के लूप्स के जो हैं प्रॉब्लम्स। अब वो क्या है कि फॉर, इसका जो सिंटेक्स है वो ये है कि फॉर, उसके बाद ब्रैकेट ओपन होगा, फिर टाइप बताएंगे हम, फिर हम वेरिएबल का नाम बताएंगे और फिर कॉलन साइन आएगी, उसके बाद एरे का नाम आएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज होगा। उसके बाद जो है इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्टेटमेंट जो काम कंप्यूट करवाना है इस वेरिएबल को यूज़ करते हुए वो हम काम करवाएंगे। अब ये जो वेरिएबल होगा यहाँ पे जो हम डिफाइन करेंगे ये सिर्फ एक टेम्पोरेरी वेरिएबल होगा जो कि इस फॉर ईच लूप के अंदर ही काम करेगा। ठीक है, यानी मैं इस वेरिएबल को बाहर यूज़ नहीं कर सकता फॉर ईच लूप से, मैं इस वेरिएबल को सिर्फ इस फॉर ईच लूप के ब्लॉक तक ही इस्तेमाल कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दी है कि ये जो पार्ट है ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है कि यहाँ पे मैंने फॉर लूप इस्तेमाल किया और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन कर दिया, ये एरे की लेंथ तक चलेगा और ये 1 by 1 करके इंक्रीमेंट होगा। तो बेसिकली ये जो काम ये परफॉर्म करेगा ये सेम काम होगा जो कि ये यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है ये करेगा, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है सिंपल फॉर लूप में कि इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे इसके अंदर बताऊँगा ये वेरिएबल, अगर मुझे कोई वेरिएबल असाइन करना है तो मैं अंदर करूँगा। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ टाइप वेरिएबल इज इक्वल टू, और फिर मैंने बताना पड़ेगा मुझे कि कौन से इंडेक्स पे जो एरे का एलिमेंट है वो मैं इस वेरिएबल के अंदर डालना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखें यहाँ पे जो हम ये वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं ये किसको प्रोसेस करेगा, ये इस एरे को प्रोसेस करेगा। ठीक है ना, यानी इस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उसकी प्रोसेसिंग के लिए हम इस वेरिएबल को यहाँ पे फॉर ईच लूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो अगर मुझे फॉर लूप के अंदर इस तरीके का काम करना है तो उसके लिए मुझे एक अलग से अंदर वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, और फिर उस जिस इंडेक्स का वैल्यू मैं चाहता हूँ, यानी काउंटर वेरिएबल जिस वैल्यू पे मौजूद होगा उस एरे की, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स बता सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताई है आपको, जो कि है टू कंप्यूट द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, यानी एवरेज मालूम करना है हमें सारे नंबर्स का। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया इंटीजर डेटा टाइप का, जिसको मैंने नाम दिया टोटल, और उसमें मैंने वैल्यू असाइन की 0। फिर मैंने यहाँ पे फॉर ईच लूप जो है वो इस्तेमाल किया। मैंने इसके अंदर जो है एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया जिसको मैंने नाम दिया नम, और फिर मैंने कॉलन के बाद एरे का नाम दिया जो कि मैंने नाम नंबर्स था, तो मैंने एरे का यहाँ पे नाम इंक्लूड किया। तो अब यहाँ पे ये जो टोटल वेरिएबल है इसमें क्या इंक्रीमेंट होता रहेगा, जो भी एरे के अंदर नंबर्स मौजूद होंगे, इस एरे के अंदर जिसका नाम नंबर्स है, जो भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो इसके अंदर जो है वो इंक्रीमेंट होते रहेंगे इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके बाहर मैंने एक वेरिएबल और डिफाइन किया जो कि मैंने इसको नाम दिया एवरेज, और इसका जो डेटा टाइप मैंने रखी वो रखी डबल, और इसके अंदर क्या किया मैंने, टोटल को डिवाइड कर दिया नंबर्स डॉट लेंथ, यानी नंबर्स की जो लेंथ है उस टोटल को मैंने उससे डिवाइड करवा दिया, यानी जितने भी नंबर्स होंगे उस एरे के अंदर उस टोटल वैल्यू से वो डिवाइड हो जाएंगे, और हमारे पास जो है एक एवरेज कंप्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम रीड किस तरीके से कर सकते हैं, फॉर ईच इंटीजर नम इन द एरे नंबर्स डू, यानी हर इंटीजर नंबर के लिए जो कि किस एरे के अंदर है, इस एरे के अंदर है नंबर्स, हर इंटीजर नंबर जो कि एरे नंबर्स के अंदर मौजूद है, करो क्या करो, ऐड कर दो नम को टू द टोटल, यानी उस नंबर को जो कि एरे नंबर्स के अंदर मौजूद है उस टोटल में ऐड कर दो। टोटल की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो 0 और फॉर सपोज करेंगे नंबर के अंदर 1 वैल्यू है तो 0 + 1, फिर 2 है तो 1 + 2, तो इस तरीके से ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने प्रोवाइड किए। यहाँ पे मैं एक मेथड डिफाइन किया मैंने, पब्लिक स्टैटिक इंट मैक्स, और इसके अंदर मैं क्या पास करवा रहा हूँ, एज एन आर्ग्यूमेंट मैं एक एरे पास करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया इसके अंदर, और इस वेरिएबल को मैंने इस एरे जो कि इसके अंदर पास होगा एज एन आर्ग्यूमेंट, जो भी एरे इसके अंदर आएगी इस मेथड को कॉल करते हुए, तो उसके मैंने इंडेक्स 0 की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर डाल दी। फिर मैंने फॉर लूप इस्तेमाल किया, फॉर ईच लूप इस्तेमाल किया, और फॉर ईच लूप इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या कंप्यूट करवाया, मैंने इसके अंदर एक इफ़ स्ट्रक्चर यूज़ किया। मैंने कंपेयर करवाया नम को, जो कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये टेम्पोरेरी वेरिएबल जो कि सर्च करेगा थ्रू दी एरे नंबर्स, जो कि इसके अंदर आएगी वैल्यू जो है हम एरे पास करेंगे इस मेथड के कॉल करवाते हुए। और ये देखेगा कि अगर ये नंबर जो है इस मैक्स सो फार वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन की, जो कि सबसे पहले इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू मौजूद होगी एरे के अंदर वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। तो लेट सपोज कि यहाँ पे अगर ये एरे पास हो रही है तो सबसे पहली जो 0 पे है वो क्या है, 125 है, तो 125 इसके अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पे आके कंपेयर करवाएगा, ये देखेगा कि ये जो नंबर है अभी सबसे पहला नंबर क्या होगा इस एरे को, अगर मैं यहाँ पे जब यहाँ पे ये एरे पास होगी इस पॉइंट्स एरे तो 125 होगा, ठीक है। तो 125 इज ग्रेटर देन 125, क्योंकि इसके अंदर भी 125 है, तो इससे तो कुछ नहीं होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा दोबारा फॉर ईच लूप में। फिर क्या होगा, फिर दोबारा दूसरे एलिमेंट को देखेगा नंबर्स के अंदर एरे के अंदर, जो कि क्या होगा 132। फिर 132 को कंपेयर करवाएगा इससे मैक्स ऑफ आर में क्या पड़ा हुआ होगा 125, तो अब 132 बड़ा है 125 से, तो मैक्स ऑफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 132 हो जाएगी, ठीक है। सॉरी ये 132 है, 132 हो जाएगी मैक्स ऑफ आर की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद दोबारा जाएगा ये फॉर ईच लूप में और फिर 95 आ जाएगा नम की वैल्यू, ठीक है। तो 95 को कंपेयर करवाएगा 132 से, तो दोबारा ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट, तो फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा, फिर 116 आएगी, दोबारा ये स्टेटमेंट फॉल हो जाएगी, फिर 110 आएगी नम की वैल्यू, दोबारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो रिटर्न क्या होगा 132 रिटर्न होगा मैक्स ऑफ आर की वैल्यू। तो इस तरीके से यहाँ पे जब ये पॉइंट्स एरे जो है, जो कि यहाँ पे मैंने डिफाइन किए इस मेथड के अंदर, ये जब पास इन होगी, ठीक है, यहाँ पे मैक्स इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ये एरे में पास करवा रहा हूँ पॉइंट्स, ठीक है।
और हाई स्कोर के अंदर मैं वैल्यूज़ की इंक्लूड करा रहा हूँ जो रिटर्न करेगा ये मेथड। तो क्या रिटर्न करेगा, 132 रिटर्न करेगा, और फिर यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा द हाईएस्ट स्कोर वॉज 132। तो इस तरीके से हम फॉर ईच लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सामने इस फॉर ईच लूप को इस्तेमाल करते हुए कंपैरिजन करवाया जो कि एरेस के अंदर नंबर्स मौजूद थे कि कौन सा नंबर जो है एरे के अंदर वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं जिसके अंदर आप ये देखेंगे कौन सा नंबर जो है वो एरे के अंदर सबसे छोटा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएगी, बस कुछ नहीं होगा, वहाँ पे हो जाएगा कि इफ़ नम इज़ लेस देन मैक्स सो फार, यानी आप फिर देखेंगे कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं इस प्रोग्राम को। अब यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस आपके सामने बताए हुए हैं फॉर लूप और फॉर ईच लूप के जो बीच में डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो इस्तेमाल है, यूज़ है फॉर लूप का, वो हमेशा सेव रहता है। वो सबसे सेफेस्ट मेथड है कि हम जो है फॉर लूप को इस्तेमाल करें। ठीक है, और जो यूज़ है फॉर ईच लूप का वो हमारे कोड को ज़्यादा रीडेबल बना देता है, यानी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बना देता है, हमारे कोड को समझने में आसानी होती है अगर हम फॉर ईच लूप इस्तेमाल करें। फॉर ईच लूप जो है वो एप्लीकेबल है टू अदर कलेक्शंस इन जावा इवन व्हेन दे डू नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, यानी फॉर ईच लूप खाली एरे तक महदूद नहीं है। खाली हम ये नहीं है कि हम एरे पे ही फॉर ईच लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी दूसरे कलेक्शंस हैं जो कि जावा के अंदर मौजूद हैं जिसमें हम फॉर ईच लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो इंडेक्सिंग सपोर्ट ना भी करते हों तब भी। द फॉर ईच लूप इज़ प्रेफर्ड ओवर द फॉर लूप इन मोस्ट केसेस बट इट हैज़ सम लिमिटेशंस। फॉर ईच लूप जो है वो ज़्यादा सहूलत देता है हमें फॉर लूप के ऊपर कुछ केसेस में, लेकिन उसकी क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं फॉर ईच लूप की। तो अब लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं फॉर ईच लूप की। फॉर ईच लूप्स आर नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन यू वांट टू मॉडिफाई द एरे। जब हमें एरे को मॉडिफाई करना हो तो फॉर ईच लूप का इस्तेमाल हमारे लिए ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको बताई हुई है, मैं फॉर ईच लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं इस टेम्पोरेरी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ, तो ये खाली इस टेम्पोरेरी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करेगा। ठीक है, ये एरे की वैल्यू को अपडेट नहीं करेगा। तो हम फॉर ईच लूप को इस्तेमाल करके मॉडिफाई नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते एरे की वैल्यू को, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें अगर अपडेशन करनी है वैल्यूज़ को तो फॉर लूप इस्तेमाल करना होगा। फॉर ईच लूप जो हैं वो एप्रोप्रिएट नहीं है जब हमें एरे का इंडेक्स चाहिए हो। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है फॉर ईच लूप की, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस टेम्पोरेरी वेरिएबल को किसी भी टारगेट वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ, फिर मैं रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ कुछ, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि हमें इस टेम्पोरेरी वेरिएबल का इंडेक्स नहीं पता। ठीक है, वी डू नॉट नो द इंडेक्स ऑफ द नम विच इज़ अ टेम्पोरेरी वेरिएबल इन दिस केस। तो फॉर ईच लूप जो है ये सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है जब हमें एरे का इंडेक्स चाहिए हो। ठीक है, सो उसके लिए भी हम इस्तेमाल इसको नहीं कर सकते। इसके बाद है कि फॉर ईच जो है वो खाली इटरेट करता है फॉरवर्ड ओवर द एरे इन सिंगल स्टेप्स, यानी ये बैकवर्ड इटरेट नहीं करता, ये खाली फॉरवर्ड इटरेट करता है। जैसे कि हम फॉर लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है बैकवर्ड इटरेशन के लिए, हम फॉर ईच लूप को इस्तेमाल नहीं कर सकते बैकवर्ड इटरेशन के लिए, तो ये इसकी एक और लिमिटेशन है। इसके बाद फॉर ईच लूप जो है वो कैन नॉट प्रोसेस टू स्ट्रक्चर्स एट वन, यानी ये दो स्ट्रक्चर्स को, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर लूप इस्तेमाल किया है और इस फॉर लूप के अंदर मैं इफ स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो बेसिकली स्ट्रक्चर्स हो गए, तो फॉर ईच लूप के अंदर हम ये काम परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, सो गाइस दैट्स अबाउट इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप you understand this lecture, and if you have any query related to this lecture, then please comment on the video comment section and share this course with all of your friends, and whoever is interested in learning Android application development using Java from scratch, then please share this course with them too. And thank you very much for watching.